नमस्कार दोस्तों, हम देखिए चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। कक्षा 6 का जो इतिहास है उसका चैप्टर नंबर 5। तो देखिए इसमें हम देखिए शासक के बारे में देखेंगे। तो 3000 ईस्वी पर ईस्वी पूर्व यानी 3000 ईस्वी वर्ष ईस्वी पूर्व यहाँ पर देखिए कुल अमूल चूक परिवर्तन आए। जब लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी तो उन्होंने सब एक इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। जब इकट्ठा रहना शुरू कर दिया तो यहाँ पर देखिए घोड़ा एक महत्वपूर्ण क्या था, एक जानवर वहाँ पर हुआ ही करता था, क्योंकि गाड़ी वगैरह खींचने में बैलगाड़ी खींचने में है ना, तो बैल का प्रयोग होता था। लेकिन घोड़ा काफ़ी ताकतवर हुआ करता था भागने भूगने में, तो इसकी महत्वपूर्णता काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी। तो कई लोग जो घोड़ा पालते थे तो वो भागने के हिसाब से उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे, और घोड़ा पालने वाले लोग क्या करते थे, अपने आप को अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते थे, जो वहाँ के घोड़ा पालने वाले लोग थे उस टाइम के लोग। तो ऐसे ही उसमें कुछ अमूल चूक परिवर्तन आए, और यहाँ पे एक क्या हुआ, अचानक एक शासक वर्ग ने जन्म ले लिया। यानी कि एक क्षेत्र में, यानी एक छोटा सा क्षेत्र है और उस पर एक आदमी ने कहा कि अब जो जैसे मैं कहूँगा वैसे ही होगा, यानी कि मैं आपको अच्छे फ़ायदे के भले के बारे में। तो वहाँ पर एक राजाओं का बनने की प्रक्रिया यानी कि शुरू हो गई 3000 वर्ष ईस्वी पूर्व पहले। और यहाँ पर शासक हुआ करते थे, वो क्या होते थे, राजा हुआ करते थे। तो इन राजाओं में क्या हुआ, घोड़े पालने की आदत थी, तो घोड़े को इन्होंने जब राजा हुआ करते थे इनका एक क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ करने शुरू कर देते थे। तो अश्वमेध यज्ञ देखिए होता क्या है, एक साधारण यज्ञ हुआ करता था, लेकिन इस साधारण से कुछ हटकर ये इसलिए हुआ करता था कि योग्यता होता था, जो अपने क्षेत्र का राजा है जो पड़ोस के क्षेत्र के राजाओं को बुलाया करता था, और एक यज्ञ कराया, और उस यज्ञ में इन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया। अब इस घोड़े को क्या हुआ कि जहाँ तक ये घोड़ा जाएगा उस राजा का क्षेत्र वहीं तक हो जाएगा, या फिर जहाँ तक ये घोड़ा जाएगा और किसको किसी ने नहीं पकड़ा तो ये समझ लो कि उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर किसी ने पकड़ लिया तो जिसने घोड़ा छोड़ा है और जिसने घोड़ा पकड़ा है, इन दोनों में आपस में युद्ध हुआ करता था, और जो जीत गया वो क्या हुआ करता था, अधिक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। अब इसमें देखते हैं, देखिए उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हैं, देखिए जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें तो हो गया ऋग्वेद, लेकिन ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ हैं वो सारे क्या हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुआ करता था, और इसी वैदिक काल में इसमें बुराइयां आनी भी शुरू हुई थी। तो इसमें जो ग्रंथ हुआ करते थे इसके देखिए सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है ना, ये इसके वेद हुआ करते हैं, और उपनिषदों का भी जिक्र उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जब इन चीज़ों का जिक्र हुआ तो इसमें देखिए क्या होगा, एक वर्ण व्यवस्था भी, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ण व्यवस्था भी देखने को मिल गई। वर्ण व्यवस्था में देखिए यहाँ के जो पुराने पुरोहित थे उन्होंने लोगों को क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। तो इसमें देखिए ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। तो ब्राह्मणों का काम क्या था, तो ये वेदों का अध्ययन करते थे और क्या करते थे, यज्ञ करते थे, यानी पूजा पाठ का काम करते थे, और ज्ञान देने का काम क्या था, इनका था ब्राह्मणों का ही, यानी कि ज्ञान की प्राप्त जो धारा बहती थी वो इन्हीं के मुख से बहती थी। और दूसरे आते थे क्षत्रिय, इनका क्या करता था कि अपने क्षेत्र के लोग थे उसमें क्षत्रिय थे, वो दूसरे जानवरों से या फिर दूसरे लोगों से क्या करते थे, चोर लुटेरों से इनकी रक्षा करना काम करता था, यानी युद्ध करने का काम इनका था। जब वैश्य हुआ करते थे, ये देखिए व्यापार का काम शुरू करते थे वैश्य, ये पशुपालक वर्ग भी हुआ करता था, इसमें किसान वर्ग भी हुआ करता था, व्यापारी हुआ करते थे वैश्य में, ये सब आए करते थे। अब जो शूद्र हो गए, शूद्र का काम था देखिए ऊपर के 3 हैं इन सब की सेवा करना, यानी कि छोटे छोटे काम हैं वो सब आ गए किसके, शूद्रों के हिस्से में। अब इसके बाद देखते हैं देखिए जनपद। तो देखिए जनपद का जो अर्थ है वो जन से मिलकर बना है, देखिए यानी कि ऐसा स्थान जहाँ यानी जन के बसने की जगह, यानी जन के रहने की स्थान, यानी जहाँ जन रहते हैं, लोग रहते हैं, वो क्या कहलाएगा, जनपद। इस टाइम यहाँ के लोग रहते थे वो झोंपड़ियों में रहा करते थे और खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम करता था। खेतीबाड़ी में वही चावल गेहूँ धान जौ दाल तिल सरसों है ना, ये हो गए। तो इसमें और इनमें क्या हो गया कि इन जनपदों में क्या हो गया, राजा बनने की एक प्रक्रिया शुरू हो ही चुकी थी। तो यानी एक क्षेत्र का छोटा क्षेत्र है उसमें लोग रहते थे यहाँ पर, और इस सबको जो कंट्रोल कर रहा है वहाँ उनके देखने वाला कौन हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, यानी कि इनके सेंटर में क्या होता था, इनको कंट्रोल करने के लिए एक राजा हुआ करता था। तो जनपदों में ही राजा बनने की शुरू हो गई। जब राजा बनने की प्रक्रिया हो गई, ये क्या कहलाए, जनपद कहलाए। कुछ जनपद क्या हो जाते हैं, कुछ जनपद जो है बड़े हो जाते थे, यानी कि जैसा कि अश्वमेध यज्ञ करा और
इस यहाँ के राजा ने अश्वमेध यज्ञ करा और यहाँ के घोड़े उसको घोड़े को पकड़ लिया। तो क्या हुआ करता था कि अब इसने यहाँ से युद्ध करा, तो अब ये वाला राजा हार गया, तो क्या हुआ, अब ये इसका क्षेत्र हो गया इतना, यानी कि अब ये जनपद हो गए। तो ऐसा जब जनपद का विस्तार हुआ तो उसे कहते हैं महाजनपद। तो जब इनका जब विस्तार हुआ तो उसमें क्या हो गया, महाजनपद। और इस महाजनपद के लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया, जब कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपनी एक क्या बना दी, राजधानियाँ बना दी। महाजनपद के टाइम में राजधानियाँ बन गई एक प्रशासन चलाने के लिए। और जो राजधानी थी उसको किलेबंद कर लिया और यहाँ पे काफ़ी ऊपर जो दीवारें बना ली, बिल्डिंगें काफ़ी ऊंची बना ली। और वहाँ से युद्ध करना आसान था कि दुश्मन को हराना आसान था, तो यहाँ से सेना को कंट्रोल करना भी आसान हो गया, यानी प्रशासन चलाना भी आसान हो गया। और जब राजा बनने हैं तो देखिए, ये जब राजा इतना काम कर रहा है, वो खुद तो कमाता नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ के जो कमज़ोर लोग थे यानी अपनी प्रजा पर क्या कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि वो किले भी बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेना रखते थे रक्षा के लिए, कि हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हें दुश्मनों से बचाते हैं, तो इन सब के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो उस टाइम लोग हुआ करते क्या थे, ज़्यादातर लोग किसान लोग ही हुआ करते थे। तो फसल पर जो टैक्स लगता था वो 1/6 का टैक्स लगता था। और जो उस टाइम के जो कारीगर लोग थे, यानी कि बर्तन बनाने या कुछ और भी काम करते थे, तो उन पर क्या टैक्स लगता था कि जब महीने में एक दिन है, उन्हें क्या राजा के लिए काम करना पड़ेगा। और जो पशुपालक वर्ग जाते कृषि में, देखिए पशुपालक जो वर्ग था, पशुपालक किस तरह का टैक्स देता था, तो ये जानवर के उत्पादन, दूध वगैरह हो गया, तो वो राजा को पहुंचाना पड़ता था। व्यापारी जो सामान खरीदा बेच रहा है उस पर टैक्स दिया करता था। और जो आखेटक हैं, आखेटक का काम करता था, जब प्राकृतिक खाद्य संग्राहक होते थे ये आखेटक, तो जब मतलब जंगल से सामान लाए हैं जैसे, तो उस पर टैक्स दिया करता था। जैसे कोई जंगल गया, वो 6 किलो आम ले आया, तो उसमें से 1 किलो उसने कहाँ को दे दिए, राजा को दे दिए। इस तरह का इन पर टैक्स लगता था। और देखिए इस टाइम पे जो कृषि में परिवर्तन आए थे, वो किस तरह से परिवर्तन आए थे वो हम देख लेंगे। तो कृषि में जो परिवर्तन आए थे, तो इस टाइम लोगों ने क्या कर दिया था, जो हल का फाल है, यानी हल को बनाने में क्या करते हैं, लोहे का इस्तेमाल इन्होंने कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि जो कठोर ज़मीन थी वो आसानी से जुती जाती थी। और जो यहाँ पे इसी टाइम में लोगों ने क्या कर दिया, जो धान का रोपण शुरू कर दिया। जैसे धान की बुवाई आज करते हैं ना, पहले पौध लगाते हैं, फिर उसको उखेड़ कर दोबारा बोते हैं, तो इस तरह इन्होंने धान का रोपण शुरू कर दिया। तो धान की खेती अच्छी होनी शुरू कर दी, इससे जो है पौधे ज़्यादा जीवित आते थे, सूखते कम थे और पैदावार भी बढ़ गई। तो ये सब हुआ था। अब देखते हैं मगध महाजनपद है, जब जनपद और महाजनपदों का उदय हुआ, तो उसमें एक प्रमुख जनपद हुआ करता था मगध। देखिए गंगा और सोन नदी के क्या है बीच में बसा हुआ था, गंगा या सोन नदी की तरफ से। और इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्थिक रूप से काफ़ी शक्तिशाली ये हुआ करता था, क्योंकि यहाँ की जनता को किसी भी चीज़ की दुखी नहीं थी। अच्छी ज़मीन थी इनके पास, पानी की व्यवस्था अच्छी थी, है ना। बाहर से कोई आक्रमण आता था तो उस पर क्या हुआ करता था, नदी पार करके आता था, तो जिससे वहाँ के राजा था वो सतर्क हुआ जा करता था और अपनी एक प्रॉपर रणनीति बना लेता था। तो ये काफ़ी जनपद जो है काफ़ी अच्छे से उभरा। और यहाँ पे जो हाथियों की जो मतलब सेना थी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। अब इसमें इस जनपद में देखिए एक राजा हुआ था बिंबिसार, जो हर्यक वंश का राजा था। वहाँ पर यह मतलब प्रमुख राजा हुआ करता था इसमें। और इसके पुत्र जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु ने क्या कर दिया, अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर, है ना, इसकी राजधानी हुआ करती राजगृह, उसे मार दिया और राजगृह में क्या कर दिया, एक स्तूप का निर्माण करा दिया। और इसके बाद जनपद में आया था वो आया था महापद्म नंद, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट शासक था यहाँ पे। और इसने अपना विस्तार काफ़ी ज़्यादा कर लिया, बिंबिसार से भी ज़्यादा, यानी आसपास का क्षेत्र इसने जीतना शुरू कर दिया। और इसने मगध जनपद का क्या होता है, बिंबिसार कर दिया। उसके बाद कई राजा, और जो इसने शुरू में तो क्या किया था, इसकी जो राजधानी थी उसने बिंबिसार वाली राजगृह रखी, लेकिन बाद में अपनी राजधानी ये कहाँ ले गया, जो आज का पटना है पाटलिपुत्र ले गया। और इसने पाटलिपुत्र जो वहाँ से प्रशासनिक कार्य होना शुरू हो गया। अब इसके बाद देखिए एक महाजनपद हुआ करता था भारत में, बज्जी। तो देखिए बज्जी की खासियत ये थी कि ये तो यह राजशाही यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन ये गणतंत्र राज्य था, यानी संघ राज्य था। यहाँ पे कभी कभी क्या लगता है, कुछ लोग आपस में मिलकर शासन करते थे, तो कई जगह इसको यूनिट में बांट दिया था। या कभी कभी यहाँ पे क्या हो जाया करता था कि राजा खुद ही राजा चुनते थे, वहाँ के जो लोग थे वो खुद ही राजा चुनते थे, और कभी कभी वो सभी राजा बन जाते थे। और देखिए जब मगध जनपद था, इसमें देखिए इतना शक्तिशाली था
कि एक राजा हुआ करता था मैसोडोनिया का, जिस सिकंदर अलेक्जेंडर बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान। तो उसने एक सपना देखा था कि पूरे विश्व विजय का सपना देखा था, और वो मिस्र वगैरह और ये पश्चिमी एशिया को जीतता हुआ क्या हुआ था, आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो भारत आया तो इसने कुछ हिस्सा यानी पंजाब वाला हिस्सा जो था वो तो इसने जीत लिया पोरस को हरा कर, लेकिन जैसे ये मगध पहुंचा, क्योंकि भारत का मुख्य वो क्या था, मगध था। तो मगध जब पहुंचा तो इसकी सेना ने भी सुन रखा था कि इनके पास बहुत बड़ी मतलब हाथी सेना है, पैदल सेना है, बहुत बड़े रथ हैं। तो इनकी सेना ने यहाँ पे जो है मगध पर देखिए मगध को कूच करने से ही मना कर दिया, यानी कि इतना डर था मगध जनपद का उस टाइम पर। दोस्तों ये हो गया चैप्टर नंबर 5, मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।